नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित ज्ञानचंदनी और फिन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का पार्ट 8। इससे पहले हम 7 पार्ट खत्म कर चुके हैं, जो आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में ये इस वीडियो के मिल जाएंगी, या पूरा प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से ये समझा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसका सबसे बेस्ट यूजेज करना चाहिए कंपनी के बारे में जानने के लिए। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसमें से भी हम डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक एस्पेक्ट बताऊंगा कि बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है और उसको किस तरीके से रीड किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो बात करते हैं। अब बात कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे बनाई जाती है, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पीरियोडिकल रिव्यू और रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट ऑन प्रोग्रेस ऑफ कंपनी। कंपनी ने पूरे साल भर में क्या किया है उसका ब्यौरा जो है फाइनेंशियल नंबर्स बताते हैं। कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया, कितने के एसेट्स लगाए, कितनी सैलरी दी, कितनी चीज़ें, कितना डिविडेंड दिया है, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। अच्छे तरीके से एक लॉज एंड रेगुलेशंस में जो है दिया हुआ है कि एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड और समझने में बहुत आसान होता है। कैसे समझा जाता है, क्या एसेट्स है, वो सब एकदम डिटेल में दिया जाता है। दे आर रिव्यूड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। आपने ये सुना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्म आपने सुनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी ने सही मायने में जो है कानूनन तरीके से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं या नहीं। वही चीज़ें जो है बैलेंस शीट बनती हैं। दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स अबाउट कंपनी अफेयर्स। आपके और मेरे लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई जाती है, शेयर होल्डर्स के लिए, ये बताने के लिए कि कंपनी ने क्या किया है पूरे साल भर में। सबसे पहले वीडियो में मैं हमारी सीरीज के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। शेयर होल्डर सबसे ऊपर होता है और मैनेजमेंट उसके नीचे होता है। तो मैनेजमेंट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है अपने बॉस यानी हमें, शेयर होल्डर्स को बताने के लिए कि हमने क्या किया है साल भर में, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड देते हैं वो शेयर होल्डर्स, आपको और मुझे। वी हैव टू रिलाई ऑन दीज रिपोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग दी एनालिसिस ऑफ द कंपनी। इस कंपनी का जो है एनालिसिस करने के लिए, ठीक से समझने के लिए हमें इन रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है, रिलाय करना पड़ता है। अब पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट। इस वीडियो में आज हम बैलेंस शीट के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है, मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा। इतना ईजी तरीके से समझाऊंगा कि आपके 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि बैलेंस शीट को समझना कैसे है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज सिर्फ बैलेंस शीट की बात करेंगे, अगले वीडियोस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। अब बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है कि आज की तारीख में कंपनी की पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन अ सर्टेन डेट। अगर मैं कहूंगा हर दिन एक बैलेंस शीट बनती है, आपको दिखाई नहीं जाती है, बनती है, आपको सिर्फ साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनती है वो दिखाई जाती है। मैं आपको हर दिन की बैलेंस शीट आज बनाकर दिखाने वाला हूं, जो आपको कंपनी नहीं दिखाती है, और दिखाएगी तो बहुत परेशान हो जाओगे आप, रोज उन्होंने क्या किया है वो देख देख कर। इसीलिए साल में एक बार दिखाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बना के दिखा दूंगा रोज की बैलेंस शीट। इंडिया में जो है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो किया जाता है। साल जो है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जनवरी टू दिसंबर इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है। इस साल को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। जैसे पिछला साल जो था वो था 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 पे खत्म हुआ। ये अकाउंटिंग ईयर है। आई बात समझ में। अगला साल जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है। अब ये बैलेंस शीट में होती है एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है, कंपनी की प्रॉपर्टीज। कंपनी के जो हक वाली चीजें हैं, जिसकी कंपनी मालिक है, वो। लायबिलिटीज क्या होती है, जो कंपनी को देना है लोगों को, उधार, कर्ज, सप्लायर से अगर कुछ माल उधार पर ले रखा है तो वो एक लायबिलिटी है। बैंक से अगर कोई लोन ले रखा है तो वो एक लायबिलिटी है। तो वो इक्विटी यानी जो पैसा हमने कंपनी को दिया है,
हमारा पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, वो भी एक लायबिलिटी है। कंपनी को लौटाना नहीं है लेकिन वो कंपनी के ऊपर कर्ज है। आई बात समझ में? तो तीन चीजें, एसेट्स, कंपनी की प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज जो कंपनी को देना है लोगों को, बैंक लोन हो सकता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो सकता है, और इक्विटी यानी जो हमारा पैसा है, ओन फंड्स कंपनी के। अब समझते हैं बैलेंस शीट काम कैसे करती है, आराम से देखेंगे। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनती है बैलेंस शीट, तो अब ध्यान दीजिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आज एक नई कंपनी स्टार्ट करता हूं, आप सब और मैं मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं कंपनी को पैसा दूंगा, ठीक है, तो मैं कंपनी को पैसा दूंगा, ये कंपनी के ऊपर जो है कर्जा बढ़ गया, तो लायबिलिटी में इक्विटी आएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी, मैंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीद लिए? 100 शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैंने कंपनी को 1000 रुपए दे दिया। अब जैसे कंपनी के ऊपर 1000 रुपए ये आए, उसी तरह किस तरीके से दिए, मैंने उसको कैश दे दिया, तो कैश एसेट्स में भी 1000 रुपए आ गए। आराम से समझिए, इक्विटी मतलब मैंने कंपनी को कर्जा दिया है। देखिए ओनरशिप कैपिटल है, कर्जा नहीं कह सकते, लेकिन समझ लीजिए कि किसी तरह मैंने उनको पैसे दिए, तो उनके यहां पे लायबिलिटी में जो उन्हें मुझे लौटाना है 1000 रुपए दिख रहा है, और अब कंपनी के हाथ में 1000 रुपए कैश भी आ चुकी है, ठीक है। तो टोटल है बैलेंस शीट का 1000 लायबिलिटी, 1000 एसेट, बैलेंस शीट टैली। हर रोज ये मैच होना चाहिए, टोटल जो है मैच होना चाहिए। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। अब कंपनी का पहला दिन निकल गया, कल अगले दिन कंपनी ने सोचा कि हम ये कैश से मशीनरी खरीदेंगे। ये जो है यहां पर, माफ कीजिएगा, हम इस कैश से मशीनरी खरीदेंगे और हम गुड्स बनाना शुरू करेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो है मशीनरी खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा और मशीनरी आ जाएगा। अब मशीन जो आएगी वो भी तो कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो ये डे 2 पे यहां पर जो है मशीन आ जाएगा। मान लीजिए 200 रुपए का मशीन आया, तो मशीन तो हो गया 200, ऊपर तो 1000 ही है ये इक्विटी में, यहां पर 1000 ही है, इक्विटी को कुछ नहीं हुआ, मैंने और पैसा नहीं दिया है कंपनी को। लेकिन वो मशीन कैसे आई? कैश देकर मशीन आई, तो कैश अब 800 रुपए बचा है। सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने मशीन खरीदा है तो मुझे कैश देना होगा, तो कैश कम हो जाएगा, मशीन बढ़ जाएगा, फिर भी टोटल देखिए 1000 आएगा, नीचे भी और ऊपर भी। ये दूसरा दिन बीत गया। अब तीसरा दिन आया, कंपनी ने कहा अरे मशीन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा फर्नीचर भी खरीदना होगा हमें, चलिए फर्नीचर खरीद लेंगे। तीसरे दिन कंपनी ने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, मशीन 200 की 200 है, 500 रुपए का कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर कहां से खरीदेंगे? कैश देकर खरीदेंगे। कंपनी के पास कैश कितना था? 800 रुपए, उसमें से 500 दे दिया तो बचा कितना? 300। लायबिलिटी तो वैसी की वैसी है, इक्विटी, मैंने अभी तक और पैसा दिया नहीं है कंपनी को, तो 1000 रुपए जो है कंपनी के पास पड़े हैं, नीचे की भी टोटल 1000 रुपए। देखिए पहले दिन पर कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी, कैश 1000 रुपए, दूसरे दिन कंपनी के पास 2 प्रॉपर्टी हुई, कैश और मशीनरी, तीसरे दिन कंपनी के पास 3 प्रॉपर्टीज हुई, कैश, मशीनरी और फर्नीचर। धीरे धीरे कैश कम होता गया और एसेट्स जो है मशीनरी फर्नीचर बढ़ते गए। अब देखिए कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम एक फैक्ट्री खरीद लेते हैं, फैक्ट्री हमें खरीदनी है जिसमें ये मशीन और फर्नीचर रखें। इन्होंने पहले नहीं सोचा, बाद में सोच रहे हैं, मैं हूं थोड़ा स्लो चलता है दिमाग, तो मैंने पहले मशीन खरीद लिया और फर्नीचर खरीद लिया, फिर मुझे याद आया अरे यार फैक्ट्री खरीदना चाहिए था, तो अब मुझे याद आ गया तो मैं फैक्ट्री खरीदता हूं। अब फैक्ट्री खरीदने के लिए मुझे चाहिए 1000 रुपए। आप मुझे बताइए क्या मेरे पास 1000 रुपए हैं? नहीं है 1000 रुपए, मेरे पास केवल 300 रुपए कैश पड़ा है। समझिए, आई बात समझ में? 300 रुपए पड़ा है बट मुझे 1000 चाहिए, तो मैं पहुंच गया बैंक के पास। कहां पहुंच गया मैं? बैंक के पास पहुंच गया हूं, और बैंक से कहा कि साहब एक काम कीजिए, मुझे जो है 1000 रुपए का लोन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए साहब आपको लोन दे देंगे। तो लोन दे दिया उन्होंने, मतलब मुझे लायबिलिटी दे दी, तो यहां पर मैं बैंक लोन लिखूंगा लायबिलिटी में। 1000 रुपए उन्होंने मुझे दे दिया, इक्विटी वैसा ही है, मैंने अपना जेब से और पैसा नहीं डाला है, 1000 उन्होंने दे दिया। अब चौथे दिन पर मेरे पास 300 अपना कैश पड़ा था, लेकिन बैंक ने और 1000 दिया है, तो मेरे पास अब कैश हो गया है 1300, और 200 की मशीनरी है और 500 रुपए का जो है फर्नीचर है, तो अब टोटल हो गई 2000, नीचे भी 2000। आई बात समझ में? टोटल नीचे और ऊपर टैली होगा। कुछ नहीं किया है, मैंने कैश बैंक से लेकर आया हूं, तो बैंक का ऊपर लोन बढ़ गया, मेरा कर्ज आ गया बैंक का, और जो है मेरी कैश बढ़ गई। अब मुझे क्या करना था? फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदना था, तो मैं 5वें दिन फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदूंगा। यहां पर आ गई बिल्डिंग,
₹1000 की, 500 का फर्नीचर, 200 की मशीनरी, 1000 की बिल्डिंग। अब फिर से मेरे पास ₹300 बचे। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो सब सेम है, 1000, 1000, 2000 हो गया। फिर से टैली। आई बात समझ में? इस तरीके से अब मुझे कुछ और खरीदना होगा। समझ लीजिए मैं कहूंगा अरे यार मैं फैक्ट्री आऊंगा जाऊंगा कैसे, तो मैं कार खरीद लूंगा। तो ये मैंने कार खरीद ली, चलिए ₹200 में कार खरीद ली मैंने, तो ये 200, 1000 बिल्डिंग, 500 फर्नीचर, 200 मशीनरी, और अब जाकर मेरे पास ₹100 कैश बचा है बस। टोटल 2000। ऊपर वही सेम, कुछ नया एडिशन नहीं हुआ है, तो 2000 बन गया हमारा बैलेंस शीट। देखिए पहले दिन मैंने शुरू किया, सिर्फ खुद का पैसा लगाया और कैश दिखाई। उसके बाद धीरे 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 6 दिन में मैंने इतनी सारी एसेट्स बना ली, अब मैं कंपनी बिजनेस कर सकती है। इस तरीके से बैलेंस शीट बनता है, इस तरीके से नंबर्स चेंज होते हैं। तो आपको अगर डेली का दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको साल के अंत में बताया जाता है कि देखिए साल के शुरुआत में हमारे पास इतना पैसा था, साल के अंत में हमने ये करके रखा है। आई बात समझ में? अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डायरेक्टली समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट करती है। आइए देखेंगे। उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? मनी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कंपनी के लिए होता है पैसा। अगर बिजनेस चलाना है तो पैसा जरूरी है। वो हमने दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डाल दिया और पैसा दे दिया है। अब कंपनी को ये पैसा आता कहां से है? एग्जाम्पल में हमने देख लिया, 2 जगह से आया। एक तो इक्विटी हमने कैपिटल डाला है, दूसरा बैंक से लोन लिया है। और वो कहां लगाती है ये भी हमने देख लिया। यहां पर देखिए ना, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीद ली, कार खरीद ली। पैसा कहां से आया? इक्विटी से आया, शेयर होल्डर से आया, और लोन बैंक से लिया। क्या किया उसका? मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी। अब मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। अब बैलेंस शीट ये बताता है कि कंपनी रिसोर्स अलोकेशन किस तरह करती है। रिसोर्स मतलब वही चीज, पैसा। हाउ मच ऑफ टोटल एसेट्स आर टेंजिबल, कैश और स्टॉक। यहीं पे ही कैश में मेरे पास 100 है। टेंजिबल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट, ये मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे जो हैं ये आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए। ये किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कंपनी अपने रिसोर्सेज को फाइनेंस करती है। क्या खुद का पैसा मिलता है शेयर होल्डर्स का, या लोन लेना पड़ता है? इस केस में जो है लोन लेना पड़ा। यहां पर देख लीजिए आप, लोन ले लिया है। बाय लुकिंग एट द बैलेंस शीट ओवर लॉन्गर पीरियड वन कैन चेक हाउ कंपनी इज बीइंग रन। हम ये देखेंगे अब आगे बैलेंस शीट को लॉन्गर पीरियड पे कैसे देखा जाता है। 4 सिंपल रूल हमें याद रखने हैं, आप आराम से इसको समझ लीजिए। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी साइड अगर बढ़ता है, तो इसका मतलब पैसा अंदर आ रहा है, विच इज इनफ्लो। आराम से समझा दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए सिर्फ। अगर लायबिलिटी घटती है, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो समझ लीजिएगा पैसा है आउटफ्लो। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पैसा है इनफ्लो। एसेट में रिवर्स है, एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो। देख लेते हैं, एग्जांपल देखा है हमने, और डिक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो। ये देखिए यहां पर एसेट इंक्रीज हो रही थी, मशीनरी बढ़ा, फर्नीचर बढ़ा, बिल्डिंग बढ़ा, तो कैश कम होता गया। ये रहा आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है। आ गई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। ये 4 चीजें आप याद रखिए, ये लिख लीजिए। ये वाला जो मैट्रिक्स है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये अपने बुक पर बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे एनालिसिस करने के लिए। समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छी बैलेंस शीट कैसे दिखती है। क्या हम ये कलर के थ्रू देख के बताएंगे कि बैलेंस शीट अच्छा है या बुरा है? नहीं, हम जो लायबिलिटीज एसेट हैं वो समझकर हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस शीट अच्छा है या बुरा है। मैं कोई भी 2 साल ले लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो मैंने ये 14 और 15, ईयर 2014 और ईयर 2015 का कंपैरिजन ले रखा है। ये देखिए, ये पूरा लायबिलिटीज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लायबिलिटीज, और नीचे का है वो पूरा एसेट्स है, ये एसेट्स हैं। तो जैसे हमने पहले देखा किस तरीके से एसेट बढ़ता है, कैश कम होता है, ये सब चीज़ें देखी, उस तरीके से अब इसको देखेंगे। देखिए शेयर कैपिटल जो है 96 का 96 रहा, तो इसमें 0 कुछ नहीं बढ़ा। आई बात समझ में? पिछले में हमने जो देखा था कि लायबिलिटी इंक्रीज मतलब इनफ्लो, यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुआ है। 3943 से लेकर 4646 हुआ है, मतलब लगभग 700 रुपये से बढ़ा है। ये इनफ्लो हुआ, हमें पैसा आया। फिर बोरोइंग भी बढ़ी है, बैंक से और लोन हमने लिया है। 249 का 418 हुआ है, लगभग 170 रुपए से ये बढ़ा है। 170 रुपीज यहां भी आए हैं। अदर लायबिलिटीज, कुछ और भी लायबिलिटीज होंगी, ये कम हुई है 30 रुपीज के आसपास, तो ये आउटफ्लो हो गया। लायबिलिटी कम हुई मतलब आउटफ्लो हो गया। तो टोटल हमारे पास लायबिलिटी में
840 रुपए इंक्रीज हुए हैं, मतलब 840 रुपए आए। अब ये 840 रुपए आए हैं तो ये लगाए कहाँ हैं कंपनी ने, कहाँ पर इसको यूटिलाइज किया है, आराम से देखेंगे। देखिए फिक्स्ड एसेट कंपनी ने 100 रुपए के बढ़ाए हैं, इंक्रीज इन एसेट मतलब ये पैसा खर्च हुआ, विच इज आउटफ्लो। पहले हम देख चुके हैं, वो आपने मैट्रिक्स बनाया होगा मैं आशा करता हूं बुक पे। एसेट इंक्रीज हुआ है मतलब पैसा आउटफ्लो। यहां पर देखिए फिर से एसेट इंक्रीज हुआ है तकरीबन 120-125 रुपए, तो ये भी एक आउटफ्लो है। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है कम से कम 150 रुपए से लगभग। देखिए मैं मोटा मोटी पकड़ रहा हूं फिगर्स, परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्लियर ऐसे थोड़ा सा अंदाजन ले रहा हूं। फिर यहां पर देखिए और अदर एसेट्स बढ़ी है, डेटर्स वगैरह इंक्रीज हुए होंगे लगभग 400 रुपए के आसपास, 400 भी नहीं 450 के ऊपर, 450 रुपीज यहां भी इंक्रीज हो गया, यहां पे भी 450 हुआ है, तो ये 170, ये कुल मिलाकर 840 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। कुछ 2-3 रुपए यहां वहां होंगे बट हमने बेसिक कैलकुलेशन किया है। तो देखिए अब आराम से समझेंगे अच्छा कैसे है। कंपनी ने 840 रुपए कमाए, उसमें से 100 रुपए कंपनी ने फिक्स्ड एसेट में लगाया, मतलब और बिजनेस ग्रो करने के लिए। 120 रुपए कैपिटल WIP, CWIP मतलब जो फिक्स्ड एसेट में लगाया है, जो अभी तक बनी नहीं है बन रही है, तो ये भी अच्छी बात है। फिर कुछ 150 करोड़ 170 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में रखा होगा FD बनाकर, ये भी अच्छी चीज है। और बचे हुए जो 450 करोड़ है, ये कैश या बैंक में, बैंक बैलेंस में पड़ा होगा या कैश में पड़ा होगा कंपनी के पास, जो अदर एसेट्स में दिख रहा है। तो ये अच्छा अलोकेशन है कंपनी का, ये अच्छा है। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, ये इस तरीके से बैलेंस शीट की जो है स्टोरी बनाई जाती है। अब आगे, ये एक बैड बैलेंस शीट है, कैसे ध्यान देंगे। मैं कोई भी 2 साल लूंगा और इसका कंपैरिजन करूंगा। ये यहां पर अज्यूम करते हैं, ये 2 साल पकड़ लेते हैं, कोई भी आप कोई भी पकड़ सकते हैं 2 साल। चलिए लायबिलिटी में चेंज नहीं हुआ, देखिए रिजर्व्स पॉजिटिव में से नेगेटिव हो गए, मतलब लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई मतलब आउटफ्लो हुआ पैसे का, तो यहां पर लगभग 7,000 करोड़ का, 7,000 रुपए का आउटफ्लो है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1400 में माइनस 5,563 रुपए, तो लगभग ये आपका -7,000 आंसर आने वाला है। तो 7,000 मेरे आउटफ्लो। उसके बाद यहां पर मेरा बोरोइंग्स बढ़ गया है, मतलब ये इनफ्लो है करीबन 1200 करोड़ का, 1200 करोड़ का मेरा इनफ्लो है। आउटफ्लो को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इजी समझने के लिए। अदर लायबिलिटीज भी मेरी बढ़ गई है, जो कि इनफ्लो है करीबन 1100 करोड़ का। ये मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल, मतलब लायबिलिटी साइड में मेरा टोटल आउटफ्लो कितना हुआ है, 7,000 माइनस 2300 करोड़, लगभग 4,700 करोड़। ये मेरा आउटफ्लो है, मतलब मेरा पैसा मैंने गवाया है। कहां से कैसे गवाया, ये देखिए मेरे एसेट्स बेच दिए मैंने। अगर मेरा पैसा आउटफ्लो हुआ है तो कहीं से तो इनफ्लो आना चाहिए ना, कहीं से पैसा आया होगा तभी यहां खर्च हुआ है। तो देखिए 20,800 करोड़ के एसेट्स थे, वो 9,700 करोड़ के रह गए, मतलब मैंने तकरीबन 11,000 करोड़ के एसेट्स बेच दिए। 11,000 करोड़ का एसेट बेचा, एसेट कम हुआ मतलब इनफ्लो, तो ये आपका पैसा आया। देखिए आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ये कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बैलेंस शीट नहीं हुई। उसके बाद मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कम हुआ है, यहां पर भी मेरा 100 करोड़ यहां से रेज हो गया। इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हुई है, पता नहीं कैसे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, यहां पे 12,000 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये आउटफ्लो है। और मेरी अदर एसेट्स मतलब कहीं से मैंने और जो है पैसा निकाला है, और उसको जो है मैंने या तो फिर एसेट बेचकर या फिर ऊपर जो लॉसेस हैं उसको रिकवर करने के लिए वो किया है। तो यहां पर मेरी एसेट्स कम हो गई हैं कम से कम 5,000 करोड़ से, यहां से मुझे इनफ्लो हुआ है। इसका भी आप कहीं से टोटल करेंगे तो ये 4,700 करोड़ का नुकसान ही दिखाएगा आपको। मतलब कंपनी नुकसान में चल रही है, नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तो ये बैलेंस शीट एक बुरी बैलेंस शीट है। आप किसी भी साल का इसमें एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको यही आंसर आएगा। क्लियर है? इस तरीके से जो है बैलेंस शीट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो में जो बैलेंस शीट का मैंने कंसेप्ट समझा है ये आपको समझ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस चीज़ में क्या नहीं समझा, और मैं ज़रूर आपको कमेंट कर बताऊंगा कि किस तरीके से उसको समझना है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सकें।
हमारा दोस्तों एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जिसका नंबर मैंने यहां दे रखा है। आपको इस नंबर पर केवल हाय भेजना है व्हाट्सएप से, तो आप हमारे ओर से डेली एक फाइनेंस के ऊपर एक आर्टिकल आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप में, जिसको आप पढ़कर अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।